हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आपका आप ही के चैनल मेरी ऑनलाइन क्लास पर। क्लास +1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ये तीसरा लेक्चर है। जिन बच्चों ने अभी तक पहले 2 लेक्चर नहीं देखे वो इसी चैनल पर जो मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी है पहले वो जाके देख लें ताकि ये वीडियो भी आपके समझ में आ जाए। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और उसका जो पार्ट है वो पार्ट कौन सा है आज 3। तीसरा वीडियो है हमारे पास आज और उसमें देख लेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है। ऑप्टन वाइल कैलकुलेटिंग देयर इज ए नीड टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। आपको क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है, नीड है हमें कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करें। डेली लाइफ में आप देखते भी होंगे किलोग्राम को ग्राम में, इंच को सेंटीमीटर में, लीटर को ml में। इस तरह से हमें कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कुछ टेबल्स बनी होती है, उस टेबल्स को आपको याद करना है। उसके बाद मैं कन्वर्जन आपको सिखा दूंगा। द मेथड यूज टू ये जो मेथड यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर लेबल मेथड या फिर यूनिट फैक्टर मेथड बोलते हैं, क्योंकि इसमें यूनिट का यूज होगा, एक यूनिट का यूज होगा। या फिर डायमेंशनल एनालिसिस। जैसे कुछ एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए या हम कहीं कुछ आपको डेटा आपको बताना चाहिए। जैसे मैं ये कहूँ कि एक इंच में आपके पास 2.4 सेंटीमीटर होते हैं। और अगर मैं बात करूँ एक फीट के अंदर, तो एक फीट के अंदर क्या होते हैं आपके पास, एक फीट के अंदर 12 इंच होते हैं। इस तरह से ना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। इस तरह के डाटा अगर पता है, जैसे आपको ये भी पता होना चाहिए एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। और 1 घंटे के अंदर कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। और 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है ना। इस तरह की अगर हम बात करें तो ये तो डेली लाइफ की एग्जाम्पल ली है मैंने। तो डेली लाइफ की एग्जाम्पल तो आपको पता है, आपको आते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट ऐसे जो हम डेली लाइफ में यूज नहीं कर रहे हैं उनको भी आपको याद करना है। जैसे मान लीजिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि 1 इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है या 3 इंच कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, कन्वर्ट 3 इंच इंटू सेंटीमीटर। तो हम ये जानते हैं, देखो 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। अब देखिए यूनिट फैक्टर लगाकर हम इसको कैसे लिख सकते हैं। यूनिट फैक्टर लगा के हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए मैं 2 पार्ट में आपको दिखा रहा हूँ। इधर क्या लिखता हूँ, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। यहाँ से हम यूनिट की वैल्यू निकालें तो 1 इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 इंच लिख सकता हूँ। अगर इधर बात करें तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर इंटू 1। यहाँ से अगर हम यूनिट की वैल्यू निकालें यानी 1 की वैल्यू निकालें तो 2.54 सेंटीमीटर डिवाइड आ जाएगा। तो दोनों ही वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं। हमें इनमें से कौन सी यूज करनी है आपको जस्ट अभी पता चल जाएगा। आपको मैं बताता हूँ कैसे आपको। जैसे देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे आप में बोला गया कि 3 इंच को कन्वर्ट करना है। जब 3 इंच को जब कन्वर्ट करना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 3 इंच इंटू 1, 3 इंच इंटू 1, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने इसको लिख दिया 3 इंच इंटू 1 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जो आपके पास ये 1 की कौन सी वैल्यू पुट करें। देखो 1 की वैल्यू तो ये भी है मेरे पास, 1 की वैल्यू ये भी है। जो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, इंच दिख रहा है। जो यूनिट दे रखी है या जिसमें कन्वर्ट करना है वो ऊपर आना चाहिए। जैसे अभी हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर ऊपर आना चाहिए, यानी ये वैल्यू पुट करूँगा 1 की। अगर ये 1 की वैल्यू मैं पुट कर दूँ 3 इंच इंटू 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 इंच, तो इंच से इंच क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 2.54 सेंटीमीटर।
तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 एक कैरी आ जाएगा, और 5 के 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 जो कैरी है उसको ऐड करके 6 हो जाएगा, और फिर एक कैरी बच जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 7। ओके, तो इस तरह से आपको निकालना है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ है पॉइंट? जितने आपको कन्वर्ट करने हैं वैसे ही आपको कंसीडर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हाउ मेनी सेकेंड इन 2 days, जैसे आपसे पूछ ले हाउ मेनी सेकेंड्स इन 2 days, 2 days के अंदर कितने सेकेंड होते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको मैं एक बार लिख देता हूँ। देखो, डे को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, आवर के अंदर। आवर्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, मिनट के अंदर। और मिनट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा हम पहले कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसके अंदर टेबल बनाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं, आपको पता है डे को आवर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे पता है कि 1 डे किसकी इक्वल होता है, 24 आवर्स के बराबर होता है। 1 इंटू 1 डे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 आवर हो जाएगा। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, 24 आवर डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 1 डे आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा भी निकालेंगे। दूसरा निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, ये जो मिनट है, तो हमें पता है एक आवर्स के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, इसको भी ऐसे लिख दूँ, 1 इंटू 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। जब आप ऐसे चलोगे तो आपको लेफ्ट साइड ही बंद करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 मिनट डिवाइड बाई 1 आवर कर दिया। ऐसे ऐसे ही मिनट को किस में कन्वर्ट कर दोगे आप, सेकंड में कन्वर्ट कर दोगे। ऐसे ही आप किसको कन्वर्ट कर दोगे, सेकंड में। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड हो जाएगा, और 1 इंटू 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 की वैल्यू कितना जाएगी, 60 सेकंड डिवाइड बाई 1 मिनट हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ये वैल्यू आने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, इतना हम कैलकुलेशन कर लिया, वर्किंग कर लिया। अब देखो जो भी लिखना है वैसे लिखेंगे। जैसे पहले आवर में कन्वर्ट होगा, फिर मिनट में होगा, फिर सेकंड होगा। तो मैं आपको क्या करूँगा, 2 डे इंटू आवर में कन्वर्ट करना है 1, फिर मिनट के लिए भी 1 और सेकंड के लिए 1 लिख लेता हूँ एक बार। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, मैथमेटिक्स में करते हो ना ऐसा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, पहले 1 वाली जो आवर वाली है वो वैल्यू पुट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो इसको हम करेंगे 2 डे इंटू 24 आवर डिवाइड बाई 1 डे, और सेकंड लिखेंगे हम 60 मिनट डिवाइड बाई 1 आवर, इंटू लिखेंगे हम 60 सेकंड डिवाइड बाई 1 मिनट। तो डे से डे कैंसिल हो जाएगा, आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा। कितना है, 2 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड। इसका सॉल्यूशन कर लेना, आई थिंक 17,800 या 200 जो भी आएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा चेक कर लेना जो भी मल्टीप्लिकेशन करोगे। मतलब हमें क्या करनी है, 48 की मल्टीप्लाई करनी है 3600 के साथ। ये जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप कर लेना, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा। ठीक है, मैंने पहले कैलकुलेट करके रखा नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दो चीज़ है आपके पास, एक है प्रिसीजन और एक है आपके पास एक्यूरेसी। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी। अगर कोई वैल्यू क्लोज आती है, कोई वैल्यू क्या आती है आपके पास, क्लोज आती है, तो इसका मतलब वो क्या है, प्रिसीजन है। एक्यूरेसी का मतलब क्या है, एग्रीमेंट ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू टू ट्रू वैल्यू। अगर वो ट्रू वैल्यू के नज़दीक आती है उसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी। जैसे मान लीजिए आपको कुछ मेजर करना है, जस्ट ए मिनट, आपको कुछ क्या करना है, मेजर करना है। तो मेजर करना है तो मान लीजिए उसकी कोई ट्रू वैल्यू, किसी की लेंथ मेजर करनी है, उसकी ट्रू वैल्यू मान लीजिए, ट्रू वैल्यू है 5.4 सेंटीमीटर, ये ट्रू वैल्यू उसकी। तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट ए है, उसको मेजर करता है, पहली रीडिंग आती है 5.39, सेकंड आती है 5.38, सेकंड आती है, थर्ड आती है 5.41, और ये है 5.40।
तो आपको पता है कि ये जो सारी वैल्यू है वो जो आपकी ट्रू वैल्यू है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है, इसके बहुत क्लोज है। इसका मतलब ये गुड एक्यूरेसी है। कैसी है ये? गुड एक्यूरेसी। ये वैल्यू जो है, जितनी भी स्टूडेंट ए ने एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व करके जो वैल्यू निकाली है वो एक्सपेरिमेंट वैल्यू के नज़दीक है, या हम सॉरी उसके ट्रू वैल्यू के नज़दीक है, तो इसको हम कह लेंगे गुड एक्यूरेसी। और ये तीनों वैल्यू आपस में भी क्लोज है, तो इसका मतलब गुड प्रिसीजन। गुड प्रिसीजन, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए स्टूडेंट बी आया। स्टूडेंट बी ने पहला मेजर किया मान लीजिए 4.25, सेकंड मेजर किया 4.28, थर्ड मेजर किया मान लीजिए 4.20। तो ये जो वैल्यू है वो वैल्यू आपकी एक्यूरेसी से बहुत दूर है। इसका मतलब नॉट गुड एक्यूरेसी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? नॉट एक्यूरेसी हो गया, ठीक है। इसका नॉट एक्यूरेसी। बट आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुड प्रिसीजन है, नज़दीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गुड प्रिसीजन है, क्योंकि ये वैल्यू आपस में तो बहुत क्लोज है ना, तो ये गुड प्रिसीजन में आ जाएगी, ठीक है बच्चों। एक और देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट सी। स्टूडेंट सी किस तरह से करता है उसको और देख लेते हैं। स्टूडेंट सी की अगर मैं बात करूं, तो जो स्टूडेंट सी है वो रीडिंग पहली लेता है 4.25, सेकंड लेता है 5.35, और नेक्स्ट लेता है आपके पास मान लीजिए 4.80। तो ये वैल्यू आपस में क्लोज नहीं है, ना ही वो आपकी जो ट्रू वैल्यू उसके क्लोज है। तो ये क्या हो जाएगी? नॉट एक्यूरेसी, नॉट प्रिसीजन, नॉट एक्यूरेसी, नॉट प्रिसीजन। तो ये ध्यान रखना बच्चों कि एक्यूरेसी कब होती है? अगर जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो आपकी एक्सपेरिमेंट वैल्यू या ट्रू वैल्यू के नज़दीक आती है, तो एक्यूरेसी है। और वैल्यू आपस में क्लोज होती है तो उसको बोलते हैं प्रिसीजन है। तो आपस में क्लोज आती है तो प्रिसीजन है, और ट्रू वैल्यू के नज़दीक आती है तो एक्यूरेसी है। तो यहाँ आई होप आप ये इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट विच आर नोन विद सर्टेनिटी। जो सर्टेनिटी यानी निश्चितता के साथ डिजिट बनाए जाते हैं, मीनिंगफुल होते हैं। देर आर सर्टेन रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, दीज आर स्टेटेड बिलो। कुछ रूल्स हैं, रूल आपको याद करने पड़ेंगे, उसी रूल से हम निकालेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर किसी नंबर के अंदर कितने हैं। इनको कई बार सिग्निफिकेंट डिजिट भी बोल दिया जाता है। सबसे पहले ध्यान रखिए, जितने भी नॉन जीरो डिजिट, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए 285 सेंटीमीटर, इसके अंदर सारे नॉन जीरो डिजिट हैं, तो इसका मतलब ये जो 3 है तो इसके अंदर कितना आ जाएगा? 3 जो है वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर है। और 0.25 वाली की बात करूँ तो इसमें पहला आ गया आपका जीरो, वो काउंट नहीं करना, क्योंकि मैंने क्या बोला है? नॉन जीरो डिजिट होंगे, जितने भी नॉन जीरो। तो नॉन जीरो डिजिट एक तो आपका 2 है, एक नॉन जीरो डिजिट कितना आपका 5 है। तो इसका मतलब इसके अंदर केवल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। दूसरा रूल क्या कहता है? जैसे एग्जाम्पल और देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए 0.0023, इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट पूछ ले तो कितने आएंगे? तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट आएंगे आपके पास कितने? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट आएंगे। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट आएंगे? 2। इस बात का भी ध्यान रखना। नंबर 2 की बात करें तो जीरोज प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, सच जीरो इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। तो ये मैंने वैसे एग्जांपल पहले ही दे दिया है। जैसे ये आपके पास देखिए 0.03, अब क्या कर रहा है? जीरो प्रोसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, पहला जो आपका नॉन जीरो डिजिट होता है, जैसे ये नॉन जीरो डिजिट है जीरो, फिर ये नॉन जीरो डिजिट है, सॉरी ये जीरो, ये भी जीरो डिजिट है, और ये आपका जो 3 है वो नॉन जीरो डिजिट है, और ये आपका पहला नॉन जीरो डिजिट है। इसका मतलब इससे जो पहले जितने भी जीरो आए हैं वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। जैसे ये देखें, जैसे मैंने 0.0023 के अंदर लिखा, तो आपका जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तो 2 है, उससे पहले जितने भी जीरो बच गई वो आपकी सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल हो गई, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर 0.0052 हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर, उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 2 हो जाएंगे, क्योंकि 5 और 2। यानी ये अलग रूल लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा याद करो जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो आपके पास क्या है? सिग्निफिकेंट है, ठीक है। जीरो वाले बाद में आएंगे तो काउंट करेंगे। जैसे देखिए थर्ड रूल, थर्ड रूल क्या कहता है कि जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 0.03005,
ऐसा कोई एग्जांपल ले लिया, तो इसमें क्या होगा, ये जीरो है, पहले आया, ये भी जीरो है, ये आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तो यहाँ स्टार्ट हुआ है। अब ये जो जीरो है वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो इसको काउंट कर लेंगे, ठीक है। ये नॉन जीरो डिजिट, इसको भी काउंट कर लेंगे। जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आई है, काउंट करेंगे, और नॉन जीरो डिजिट को भी काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4, तो इसका मतलब इसके अंदर कितने आ जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्लियर है। इसका जीरो एट द एंड, इसमें भी देख लो 2.005 में भी 4 दे रखे। नेक्स्ट है जीरो एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। अगर जीरो राइट साइड आई है, नंबर के बाद आया, प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, तो आपके पास जीरो काउंट। जैसे ये आ जाए 0.200, तो ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आ चुका है आपका, तो ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आता है, उससे जो पहले वाला जीरो है वो काउंट तो नहीं करेंगे, पर उसके बाद जो जीरो काउंट आई है, जीरो आई है, वो काउंट करेंगे। तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, टोटल हो जाएगा पास 3 सिग्निफिकेंट। कितना हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। काउंटिंग नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल 2 बॉल 20 एग्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट, यानी कोई परफेक्ट नंबर का। जैसे मैं कहता हूँ कि एक क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स है, एक क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स है, तो उसमें फिर आपका सिग्निफिकेंट फिगर पूछे तो इनफाइनाइट होगा, क्योंकि ये निश्चितता है, ठीक है ना, ये तो फिक्स है, एग्जैक्ट नंबर नहीं होना चाहिए। एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो आफ्टर प्लेसिंग डेसिमल। जैसे दो को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं 2 जीरो लगा के लिख, तो कितने भी हो सकते हैं ना। जैसे यहाँ तक लिख रखा है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इसको मैं बोल देता, ठीक है ना। हो सकता है मैं इसको ऐसे भी लिखता 2.000, तो इसके अंदर आपको 4 भी से आता, इसमें लिखता 2.00 कितना आता, 3 आता। तो एग्जैक्ट नंबर के अंदर आपको नहीं बताना है, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर हो तो नहीं, तो इनफाइनाइट होगा। ठीक है बच्चों, कर लोगे इस तरह से। नेक्स्ट देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कैसे करना है, तो ये तो बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए मैंने सिग्निफिकेंट डिजिट दिया 0.002, और नेक्स्ट दिया मैंने 2.34, और दिया 1.256। अब इनको क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड कर लिया, 6 और 2 को ऐड किया कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 और 4 को करेंगे 9 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपके पास ये जो नंबर बना है, ये जो नंबर बना है, इसका आंसर कहाँ तक हमें राउंड ऑफ करना है। तो इसके अंदर देखो, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट है 1 2 3, 3 डिजिट है। इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। इसके कितने हैं, इसके 3। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो कम से कम डेसिमल पॉइंट के बराबर होगा। यानी हमारा जो ये स्टेटमेंट दे रखी थी, उसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2, तो हमारा आंसर भी 2 ही डिजिट में आएगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेंगे, यानी 3 के बाद 5 और 9 तक मुझे राउंड ऑफ करना है। अगर मुझे यहाँ तक राउंड ऑफ करना है 9 तक, तो नेक्स्ट डिजिट चेक करूँगा। नेक्स्ट डिजिट अगर 5 से बड़ा है, तो मैं क्या कर दूंगा, 3.60 कर दूंगा इसको, क्योंकि आपको राउंड ऑफ के रूल बता देता हूँ पहले ही। देखिए फिर से, पहले हम राउंड ऑफ के रूल पे चलते हैं, फिर वापस आएंगे। राउंड ऑफ रूल, राउंड ऑफ रूल, राउंड ऑफ रूल क्या कहता है कि जहां तक आपको राउंड ऑफ करना है, इफ नेक्स्ट डिजिट ग्रेटर देन 5, अगर आपका जो नेक्स्ट डिजिट है वो 5 से क्या है, बड़ा है, देन ऐड +1 इन लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट के अंदर आपको क्या ऐड कर देना है भाई, +1 ऐड कर देना है। इफ नेक्स्ट डिजिट लेस देन 5, इफ नेक्स्ट डिजिट लेस देन 5, देन नो चेंज, देन नो चेंज। आपको कुछ नहीं करना, ऐसे ही लिख देना है जितना बनता है। इफ नेक्स्ट डिजिट इक्वल टू 5, अगर इक्वल टू 5 आ जाता है, देन वी चेक प्रीसीडिंग नंबर, देन वी चेक, तब कौन सा, इससे जो पहले वाला नंबर होगा, प्रीसीडिंग नंबर होगा, उसको चेक करेंगे भाई, ठीक है। इन केस ऑफ इवन, अगर वो इवन है तो हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। और इन केस ऑफ ऑड, नो चेंज, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। ये कुछ आपके राउंड ऑफ के रूल हैं जिनको आपको याद करना है। पहला रूल देखिए, यहाँ पे पहला रूल क्या कर रहा है, अगर नेक्स्ट डिजिट 5 से ज़्यादा है तो ऐड कर देते हैं +1। सबने पढ़ा होगा राउंड ऑफ के रूल, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, आप छोटी क्लासों में करते आए हैं। दूसरा देखिए, अगर आपके पास नेक्स्ट डिजिट लेस देन 5 है तो कोई चेंज नहीं करना, ये भी पढ़ा है, पर ये रूल आपने शायद कम बच्चों ने पढ़ा होगा। अगर नेक्स्ट डिजिट इक्वल टू 5 आ जाए तो उससे पहले वाला नंबर चेक करेंगे। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ।
वापिस आते हैं हमारे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखिए अगर मैं, हमारा कोई आंसर ऐसे आ जाता 3.558 और हमें इस 5 तक राउंड ऑफ करना होता है, यहाँ तक ही राउंड ऑफ करना होता है, तो नेक्स्ट डिजिट आपका 5 से बड़ा है, तो हम क्या करते हैं +1 ऐड कर देंगे लास्ट डिजिट के अंदर, तो ये बन जाएगा 3.56। अगर मान लीजिए 3.55 और ये आ जाता 4 और यहाँ तक राउंड ऑफ करना होता हमें, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना होता हमें, अप टू 2 डिजिट। अगर अप टू 2 डिजिट करना होगा तो हमारा जो नेक्स्ट डिजिट है वो 5 से क्या छोटा है, तो कोई चेंज नहीं करना, एज इट इज लिख देना है। ओके। और अगर मान लीजिए नेक्स्ट डिजिट आपका 5 ही आ गया और मान लीजिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हमें राउंड ऑफ करना है, तो नेक्स्ट डिजिट अगर 5 आ गया है तो हम पहले वाला नंबर चेक करेंगे। पहले वाला नंबर 5 है तो ये ओड है, ओड है तो हम क्या कर देंगे +1 कर देंगे। अगर मान लीजिए इस तरह से होता है ये, सॉरी थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिए, थोड़ा सा आप करेक्शन, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। इन केस ऑफ इवन, इन केस ऑफ इवन नो चेंज, और इन केस ऑफ ओड, इन केस ऑफ ओड +1, ये थोड़ा ठीक कीजिए, ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक। तो अगर मान लीजिए मैंने ये लिखा है तो हमने इसको +1, तो ये ओड था हमारा, तो हमने क्या कर दिया इसमें +1 कर दिया, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए इस प्रकार से होता 3.54, ठीक है, फिर 5 होता और मुझे पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना होता, यानी 4 तक राउंड ऑफ करना था, तो नेक्स्ट डिजिट 5 है तो इससे पहले वाला नंबर चेक करेंगे, पहले वाला नंबर कौन सा आ जाएगा, इवन आ जाएगा, इवन आ जाएगा तो नो चेंज, यानी आपका क्या आ जाएगा 3.5। तो इन केस ऑफ इवन नो चेंज, इन केस ऑफ ओड +1, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं आपके राउंडिंग ऑफ के। तो ये मैंने अपने एडिशन करवा दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी एक बार पढ़ ले इसको क्या कह रही है, देखिए इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द नंबर्स हैविंग डिफरेंट प्रिसीजन, the final result should be reported to the same number of decimal places as in the term having the least number of decimal places। यानी आपका आंसर उतना ही डेसिमल प्लेसेज में आना चाहिए जितना आपका लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज के अंदर है। जैसे इसमें 3 डेसिमल प्लेसेज है, इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, तो आपका कम से कम कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 वाले मान चाहिए, तो मेरा आंसर 2 वाले में दिया तो मेरा आ गया 3.60, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। In the multiplication or division, the final result should be reported up to the same number of significant। अब पॉइंट के बाद डिजिट नहीं देखने कम से कम कितने, अब हमें सिग्निफिकेंट फिगर देखने। जैसे मान लीजिए मैंने 0.002 को 1.23 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, पहले तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको पता है 3 to 6 2 to 4 और 2, अब पॉइंट कितने के बाद लगाओगे आप, तो 3 और 2 5 डिजिट, 1 2 3 4 और 5, यानी आपका आंसर क्या बन रहा है अभी 0.00246 बन रहा है। पर अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने है 3, तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या कर रहा है कि अप टू सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज प्रेजेंट इन लिस्ट प्रेसाइज नंबर, ठीक है ना। तो आप देखिए एक ही सिग्निफिकेंट फिगर में मेरा आंसर आना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये नॉन जीरो डिजिट अकाउंट नहीं करूँगा, नॉन सॉरी जीरो डिजिट अकाउंट नहीं करूँगा, जीरो डिजिट अकाउंट नहीं करूँगा, जीरो डिजिट अकाउंट नहीं करूँगा, ये मेरी आपकी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आ गई, और यहाँ आते ही मेरा एक सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा, तो मैं यहीं पर राउंड ऑफ करूँगा, और यहीं पर राउंड ऑफ करूँगा तो नेक्स्ट डिजिट आपका क्या है, नेक्स्ट डिजिट 5 से छोटा, नो चेंज, 0.02 इज द फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों। इस तरह से करना है, तो आप इस तरह से कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर सकते हो, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। कुछ नहीं करना उसमें, तो जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करें तब तो आपको क्या करना है कि पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद देख लेना है कितने और प्लेसेस हैं, और जिसमें कम से कम प्लेसेस हो उतने ही लेने हैं, जबकि यहाँ पे आपका रिपोर्टेड करना है सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है ना। कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने, इसमें 1 है, इसमें 3 है। अगर मान लो 2 होते, जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास 2 कुछ और लिख देता मान लीजिए, तो इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे सिग्निफिकेंट फिगर कितने में आता, मेरा आंसर जो आता है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक मुझे राउंड ऑफ करना पड़ता, ठीक है। क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल और लेके बताऊँ आपको, जैसे ऐसे देख लीजिए, कोई बात नहीं, एक एग्जांपल और लेते हैं, किसी को डाउट है 1.2, ठीक है,
और उसकी मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ है, उसकी मल्टीप्लाई करनी है मान लीजिए 1.03 के साथ। तो 1.03 की 1.2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं पहले तो आपको पता है वैसे तो, चलो मैं सिंप्लीफिकेशन 3 2 6 2 0 2 हो जाएगा, यहाँ पे हम क्रॉस लगाती हैं, क्या हो जाएगा 3 0 1 हो जाएगा। सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन को सॉल्यूशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है जैसा आता है। और एक 2 डिजिट यहाँ है और एक यहाँ 3 के बाद 1 2 3 यानी 1.2 लगेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2, तो मेरा आंसर 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा, ये नहीं था। तो ये आपका नॉन जीरो डिजिट एक सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी नॉन जीरो डिजिट, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ तक आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाए। तो नेक्स्ट डिजिट आपका क्या है 5 से छोटा है तो नो चेंज, आपका क्या लिखेंगे 1.2 इज द राइट आंसर। यानी जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे थे तब तो ये देख रहे थे कि डेसिमल पॉइंट के बाद कम से कम प्लेसेज कितने हैं, कम से कम कितने डिजिट है, उस समय आपका आंसर आ रहा था। अब ऐसा नहीं होगा, अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने, उसी में आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये था सिग्निफिकेंट फिगर। आपको जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो प्रैक्टिस करवा दी जाएगी, डोंट वरी। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एनसीईआरटी के हिसाब से 5 है, बट हम एक और इसमें लॉ ऐड करेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ, जो यहाँ पे कितने लॉ देखे 5 दे रखे हैं ना, नंबर 6 जो लॉ है वो भी हम इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, कौन सा लॉ ऐड करेंगे बच्चों, यहाँ पे मैं आपको लास्ट में करवा दूंगा जो एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, ये हमारा 6 नंबर लॉ है, ठीक है। तो क्या होते हैं कि जब साइंटिस्ट ट्राई कर रहे थे इन द एंड ऑफ 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी, वन सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू अदर सब्सटेंस, देन ही made some generalization and these generalizations are known as law of chemical combinations। तो उन्होंने जो भी देखा कि जो हर रिएक्शन के अंदर सत्य हो रहा है, हर रिएक्शन के अंदर एग्जैक्ट बैठ रहा है, हर बार ऐसा हो रहा है, तो उसको हमने क्या दे दिया, लॉ का नाम दे दिया। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस, तीसरा है लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन, चौथा है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, और चौथा नेक्स्ट सॉरी पांचवा जो आपके पास एवोगैड्रोस लॉ, जिसको आप आवोगाद्रो भी बोल सकते हो, ठीक है। और लास्ट मुझे आपको एक्स्ट्रा भी करवानी है। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे ही आपके जैसे आ जाए ना, तो एक ट्रिक बता देता हूँ, जैसे कंजर्वेशन आ जाए इसका मतलब कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास आए तो मास, जैसे आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी आ जाए तो इसका मतलब क्या हो गया, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इसका मतलब जो इनिशियल मास है, इनिशियल जो मास है वो आपके फाइनल मास के बराबर आएगा। इनिशियल कौन होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, और फाइनल को आते हैं आपके पास प्रोडक्ट होते हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास है वो आपके पास क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। एंटोनी लेविजन ने ये एस्टैब्लिश किया था सबसे पहले। ये कहते हैं इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट्स। टोटल मास जो है रिएक्टेंट का वो किसके इक्वल होता है भाई, वो आपके पास प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इन अदर वर्ड्स मैटर कैन नीदर, मैटर की जगह आप थोड़ा इसको, ठीक है मैटर भी लिख सकते हो वैसे कोई दिक्कत नहीं, बट आप ऐसे लिख दो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब जो मैटर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते तभी तो मास को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ना, तो यहाँ मास भी आप लिख सकते हो, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे एग्जांपल दिया है CH4, ये जो ब्लैक दिख रहा है ना ये कार्बन है, और सफेद दिख रही है कि आपके पास हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ब्लैक में ये कार्बन आपका, ठीक है। और ये है आपके पास ऑक्सीजन के, ये ऑक्सीजन के एटम है। जब इनकी आपस में रिएक्शन होती है तो देखो क्या होता है, क्या चेंजिंग हुई आपके पास, ये सारे हाइड्रोजन हट गए, एक हाइड्रोजन जो है, ये सारे हाइड्रोजन हटने के बाद जो आपका एक ऑक्सीजन है ये वाला, ये दोनों किसके, एक मॉलिक्यूल की बात करो, ये दोनों किसके साथ जुड़ गए आपके पास, एक कार्बन के साथ जुड़ गए। देखो एक कार्बन के दोनों तरफ क्या जुड़ गया आपके पास, ऑक्सीजन जुड़ गया, CO2 बन गया। अब ये बचा, ये बीच में से टूटा, 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएंगे और 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो HHO, तो H2O, HH2O, जैसे यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हम बना सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इसमें कोई मास में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि एटम ना ही तो हमने नष्ट किया है ना ही कोई आपका क्रिएट हुआ है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए मास कितना है, कार्बन के मास की बात करें तो 12 होता है, 12 4 कितना हो जाएगा 16, और एक ऑक्सीजन पे आपको पता है कितना होता है 16 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 4, 4 पे कितना हो जाएगा पास 64, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 4 10, 6 1 7 80। इधर देखिए कार्बन कितना है 12 और 32, 12 और 32 कितना हो जाएगा 44, प्लस यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का हो गया आपके पास 16,
H2O का कितना हो गया, सॉरी 18 हो गया, 18। 2 हाइड्रोजन प्लस 16 ऑक्सीजन का मास होता है 18, और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो इसको ऐड करो, 6 4 10, 4 3 7 1 8, 80 इसमें हो गया है ना। तो इसका मतलब जो आपका रिएक्टेंट का मास है वही आपके पास प्रोडक्ट का मास आ रहा है। तो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट। यानी अगर आपके पास एक प्योर केमिकल कंपाउंड है तो उसके अंदर वही एलिमेंट कंबाइन होंगे। जैसे मान लीजिए वाटर की बात करो, जब भी आप वाटर की बात करो इसके अंदर दो ही कॉम्बिनेशन होंगे, एक किसका कॉम्बिनेशन होगा, हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा, और एक कॉम्बिनेशन किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। और इनके कॉम्बिनेशन के अंदर जो प्रोपोर्शन बाय वेट होगा वो फिक्स होगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यहाँ पे वेट का रेशो निकाल लेते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 2, तो 2 हो जाएगा। एक ही ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16 होता है, तो कितना आ जाएगा 1:8 आ जाएगा। यानी कभी भी जब आप वाटर को देखोगे और उसका एनालिसिस करोगे तो उसका जो मास का रेशो है वो हमेशा ही आपको क्या मिलेगा 1:8 ही मिलेगा। वो रेशो क्या मिलेगा 1:8 ही मिलेगा। ठीक है, चाहे उसके बनाने के भले ही मेथड्स जो है वो हमारे पास अलग अलग क्यों ना हो, बट जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने वाटर फॉर्मेशन किया, H2 प्लस O2 टू फॉर्म H2, और एक अभी बनाया था हमने CH4 प्लस O2, तो इससे हमें बना था CO2 प्लस H2। अब इसमें जो रेशो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो वेट का रेशो है, इसमें रेशो है, वो रेशो आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। इसके अंदर भी 1:8 आएगा, कैलकुलेट कर लो, और इसमें भी क्या आएगा 1:8 आएगा। यानी हमें बनाने के मेथड्स भले ही अलग अलग हो, बट उनके जो मास का जो रेशो है वो आपके पास क्या मिलेगा, फिक्स मिलेगा। ये बात मैंने पहले भी आप लोगों को बताई थी जब मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट करवा रहा था, जब हम बात कर रहे थे कंपाउंड की कि वो फिक्स रेशो के अंदर हो गए। तो मैंने कहा भी कोई ऐसा आज तक ऐसा नहीं बना कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को 1:8 के अलावा मैं कंबाइन करके मैं H2O बना दूं, ऐसा नहीं होगा, ये फिक्स रेशो होता है। ठीक है, हाँ एक केस में फेल हो सकता है, अगर आपने आइसोटोप लिया। जैसे मान लीजिए एक जगह आपने CO2 बनाया, जस्ट ए मिनट सॉरी, एक जगह आपने CO2 बनाया, तो इसका रेशो देखिए कितना आएगा, कार्बन का कितना होता है 12, और एक से 16 होता है, तो ये हो जाएगा 32। तो ये कितना आ जाएगा 4×3=12 और 4×8=32, 3:8 आ गया। अगर मान लीजिए आपने CO2 तो बनाया, पर उसमें जो आपने रेशो लिया, कार्बन का जो रेशो लिया, वो रेशो चेंज हो सकता है। कब, अगर आपने कार्बन का आइसोटोप ले लिया और यहाँ पे ले लिया मान लो 14 वाला, यहाँ हो जाएगा 14 रेशो, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो अब आप रेशो कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है, तो आप देखोगे कि बिल्कुल अलग आ जाएगा, 7:16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7 कितना आ जाएगा 16। तो इन केस ऑफ आइसोटोप दिस इज द लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। आपको आइसोटोप ले लेना, आइसोटोप ले लिया तो फिर आपका अलग बन जाएगा। ठीक है, आइसोटोप नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पर तब तक जब ये लॉ बना था तब तक आइसोटोप डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, आइसोटोप बाद में डिस्कवर्ड हुए थे। ओके, नेक्स्ट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस ये कहता है कि इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, द वेट ऑफ वन ऑफ एलिमेंट विच कंबाइन विद फिक्स्ड वेट ऑफ अदर इन दीज कंपाउंड्स बी ए सिंपल होल नंबर रेशो बाय वेट। ये देखो, मान लीजिए मेरे पास दो एलिमेंट है, मेरे पास दो एलिमेंट है ए और बी, इनको कंबाइन करके मैं सी भी बना सकता हूँ, और ए और बी को कंबाइन करके मैं डी भी बना सकता हूँ। यानी मैं कहने मतलब उन्हीं दो एलिमेंट का यूज करके, ए और बी का यूज करके मैं दो प्रोडक्ट बना सकता हूँ, और हो सकता है मैं दो से ज्यादा भी बना सकता हूँ। जैसे मैंने ए प्लस बी को कंबाइन करके मैं ई भी बना सकता हूँ। तो उसके लिए क्या होगा, किसी एक का, या तो ए का या फिर बी का, किसी एक का जो मास है वो फिक्स होगा। जैसे समझिए इसका जो मास है वो आपके पास क्या होगा, फिक्स होगा, इसका मास फिक्स है। तो ए का मास हर जगह फिक्स रखेंगे तो बी का चेंज होगा, और ये कह रहे हैं कि चेंज कितना होगा, तो ये चेंज इसके मल्टीपल में ही होगा। ठीक है ना, जैसे 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, इस में ही चेंज होगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल से आपको देखिए क्लियर करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने लिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को कंबाइन किया और क्या बना दिया हमने, H2O बना दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, हाइड्रोजन का मास है वो फिक्स कर देता हूँ। कितना फिक्स करिए, देखो ये लिया मैंने 2 ग्राम। अब यहाँ पे इसको अगर 1 मोल बनाना हो, 1 मोल बनाना तो यहाँ पे 1/2 करेंगे, और 1/2 करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे कितना ग्राम लिया है आपने ऑक्सीजन, 16 ग्राम लिया है, क्योंकि O2 का हाफ, O2 का हाफ मतलब एक ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन का मास कितना, 16। तो इधर बन भी हमारा कितना रहा है, 18 ग्राम रहा है। आप कैलकुलेट कर लीजिए, 2 हाइड्रोजन तो 2 ग्राम हो गया, एक ऑक्सीजन तो 16 हो गया, 2 + 16 कितना हो जाएगा पास, 18 ग्राम हो जाएगा। इधर भी 18 ग्राम है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो फॉलो होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम क्या कर सकते हैं, H2 + O2।
ये मैं फिक्स ही रखता हूँ, इसमें तो 2 ग्राम है, ये तो फिक्स ही है। प्लस इसको मैंने चेंज कर दिया, इस बार ले लिया 32 ग्राम, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा, H2O2 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो अब देखिए जो ऑक्सीजन का जो रेशो चेंज हुआ है, 16 ग्राम था, उसके बाद 32 ग्राम लिया, तो 16:32 कितना आपके पास, 1:2 है। कितना आपके पास, 1:2 है। क्लियर है बात। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि दो एलिमेंट से दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। केवल दो ही एलिमेंट से हम दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक का मास फिक्स रखना पड़ेगा और दूसरे का मास चेंज करना है। और कितना चेंज करना है वो मैंने आपको बता दिया कि उसके मल्टीपल में चलना है। जैसे हम नाइट्रोजन के बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे हम NO बना सकते हैं, हम बात करें तो N2O3 बना सकते हैं, हम बात करें तो N2O4 बना सकते हैं, हम बात करें तो NO2 बना सकते हैं, हम बात करें तो N2O5 बना सकते हैं, बहुत सारे कंपाउंड। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में आप नाइट्रोजन का मास फिक्स रखते हो, नाइट्रोजन का मास फिक्स कर लेते हो और आप ऑक्सीजन का मास चेंज कर लेते हो। पर ऑक्सीजन का कितना मास चेंज करो तो उसके मल्टीपल में चेंज करते जाना, आपके पास प्रोडक्ट बनते जाएंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल सल होता, दो एलिमेंट का यूज कर हम दो या दो से ज्यादा कंपाउंड को बना सकते हैं, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक का मास क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं गेल-लुसाक लॉ ऑफ गैसेज वॉल्यूम। ये बिल्कुल इजी सा है कि दिस लॉ स्टेट दैट अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेनेवर गैसेज कंबाइन दे डू सो इन वॉल्यूम विच बेयर सिंपल होल नंबर रेशो विद ईच अदर एंड आल्सो विद द गैसेज प्रोडक्ट। इसमें एक खास बात तो आपको ये भी होनी चाहिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेज होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए H2 गैस, O2 भी गैस और 2 फॉर्म H2O, और H2O भी कौन सी स्टेट में आएगा, यहाँ पे गैस स्टेट में आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है कि जो आपके पास एवोगैड्रो लॉ आएगा जो हमें बताएगा कि जो इसके आगे कोएफिशिएंट लगे होते हैं बैलेंस करने के बाद, वो आपका वॉल्यूम होता है। तो इसका मतलब इसके आगे 1 लगा तो ये 1 वॉल्यूम, इसका कितना है 1 वॉल्यूम, इसका कितना है 2 वॉल्यूम। इसका मतलब कितना रेस हो गया, 1:1:2 हो गया। क्या हो गया इसका, 1:1:1:2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मैं 50 ml, अभी इसको सॉरी बैलेंस करना हमने पूरा नहीं किया, सॉरी 2, तो ये 2 वॉल्यूम, 2:1:2 गया। अगर मान लिया मुझे 50 ml ऑक्सीजन लिया, 50 ml ऑक्सीजन लिया तो उसका दुगना कितना लेना पड़ेगा, 100 ml हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, तब आपके पास 100 ml क्या बनेगा, वाटर बनेगा। आगे बात समझे। अगर मान लीजिए मैं 100 ml ऑक्सीजन लेता हूँ तो उसका दुगना हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, यानी 200 ml आप क्या लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, और इसका दुगना ही यानी जो आपका 1 है उसका दुगना ही आपके पास क्या बना, 200 ml क्या बनना आपके पास, वाटर बनना। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे मैं बात कर रहा हूँ नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया, और अमोनिया भी आपकी क्या होती है, गैसीय स्टेट में होती है। तो बैलेंस करें तो यहाँ पे 3 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो इसका वॉल्यूम आपके पास 1 वॉल्यूम बोलेंगे, इसका 3 वॉल्यूम बोलेंगे, जो आगे लगा होता है वही वॉल्यूम होगा, इसका 2 वॉल्यूम बोलेंगे। इसका मतलब इसका रेशो कितना है, 1:3:2 आ गया। इसका मतलब अगर मैं ये 50 ml लेता हूँ, नाइट्रोजन गैस 50 ml लेता हूँ, तो उसका 3 गुना आपको हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, यानी 150 ml आपको हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, तब जाके 100 ml अमोनिया बनेगा। क्लियर है बात। ठीक है।